चलो जी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन आपका सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में +1, मैंने आपको इससे भी ज्यादा बना के दिखा है। मैंने आपको -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर एक केस नाइट्रोजन का हमने देख रखा है। अगर नहीं देखा तो एक बार बता दूं, अमोनिया NH2, NH2, NH, डबल बॉन्ड NH, N2, और उसके बाद +1, +2, +3, +4, +4, +4, +5 ये वाले हैं। अगर आप देखोगे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, अब फिर से समझ लो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्या ये बात बताई थी मैंने आप लोगों को? नहीं, ठीक है। मेटल के ऊपर अगर आप चार्ज देखोगे, अगर इस मेटल के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा है, अगर चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो ये अपनी तरफ चीजों को खींचेगा, और अगर अपनी तरफ चीजों को खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, दैट इज कि अपनी तरफ चीजों को खींचना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चीज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंगनीज जो +7 में है, इट एक्ट्स एज एसिडिक ऑक्साइड। भाई बात समझ में? आपने KMnO4 सुना हो ना, MnO4 नेगेटिव, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो खुद क्या होता है? रिड्यूस होता है, और सामने वाले को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। एंड वी से दिस इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये बात याद है? KMnO4 वाली बात, हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? यस सर। ठीक है। आपने ये चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज काफी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी काफी बढ़ जाता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप मेटल की बात करो कि नॉन मेटल की बात करो। नॉन मेटल में तो वो पहले से भी एसिडिक था, बाद में भी एसिडिक रहेगा। यहाँ पर देखो जो डिफरेंस आ रहा है कि देखो सर, ये वाले न्यूट्रल क्यों आ रहे हैं? इनका ऑक्सीडेशन स्टेट इतना ज्यादा नहीं है कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़े। इनका नेचर है कि ऐसा कि ये न्यूट्रल हो रहा है। जैसे जैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट को काफी ज्यादा बढ़ा रहे हो तो एसिडिक नेचर काफी प्रोमिनेंट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पहले दो के बारे में आपको याद रखना है। न्यूट्रल, जो कि मैं आपको याद भी करा चुका हूँ कि CO, NO और N2O, ये 2-3 बार लिखा हुआ है कॉपी में और आपके NCERT में, कि CO, NO और N2O ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड है जिनको आपको याद रखना ही रखना है। अब इनके बारे में बात करते हैं, तो ये वाले जो ऑक्साइड्स हैं, ये सारे के सारे एसिडिक ऑक्साइड है। कलर की बात करते हैं, तो आप देखो कैसे है, ऊपर के दो न्यूट्रल, बीच के दो कलर्ड, और बाकी सारे कलरलेस। याद रहेगा, बीच के दो कलर्ड है, ऊपर के दो न्यूट्रल है, बाकी सारे के सारे एसिडिक और कलरलेस है। और ये तो बहुत फेमस सी बात है, NO2 इज अ ब्राउन गैस। NO2 इज अ ब्राउन गैस, ये बहुत ही फेमस बात है। NO2 इज अ ब्राउन गैस। कई बार ऐसे रिएक्शंस में होता है, लिखा होता है कि NO2 अ ब्राउन गैस ऑफ नाइट्रोजन, अ ब्राउन गैस करके। तो ब्राउन गैस आपको याद रखना, सड़ने वड़ने पे भी चीजों पे ब्राउन गैस नाइट्रोजन वाला निकलता है। ठीक है। N2O3 आपके पास ब्लू सॉलिड है। ये वाली जो रिएक्शंस है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इन पे क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। और मैं ये वाली चीज अभी समझाऊंगा। क्या नाइट्रिक एसिड के बारे में मैंने कुछ अभी तक पढ़ाया है, हाँ या ना? नहीं ना? नहीं पढ़ा है। ठीक है। ये वाली रिएक्शंस अभी थोड़ी देर में और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पहले ये बात बताओ, क्या ये वाली चीज याद हुई? ये दोनों न्यूट्रल है, ये दोनों तुम्हारे पास कलर्ड है, बाकी चारों तुम्हारे पास क्या है? कलरलेस है। ओके। यस सर। यस सर। यस सर। सर वो ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बता दीजिए फिर से। ओके। बच्चे, आपको याद है जो ये हमने ना क्लास चैप्टर 3 में किया था, हमने ये वाली पढ़ाई, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से कैसे मैनेज कर रहा है। देखो आपके पास है Mn+7 में, मैंगनीज +7 में है, तो +7 में इसका न्यूक्लियर पुल कैसा होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना, ये बताओ। और Mn प्लस यस टू में, सर। ठीक है, Mn+2 में तो कौन ज्यादा खींचेगा? Mn+7 वाला ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? यस सर। आगे समझ में, आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है इसका साइज और छोटा होता जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। बेसिकली आप जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ज्यादा न्यूक्लियर पुल हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा इसका छोटा साइज हो जाएगा। ठीक है। यस सर। अभी कोई दिक्कत बच्चे? नो सर, क्लियर। चलिए, आ जाओ जी, इधर देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पे, इनके देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब लिखे हुए हैं। NO, N2O, N2O का स्ट्रक्चर आप देख लो भाई, क्या क्या है। N2O के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं,
अगर किसी को रेजोनेंस नहीं आता है तो हम जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे तब हम फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, मैं डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ाऊंगा। नॉमेनक्लेचर के बाद से शुरू करेंगे हम, जनरल फंडामेंटल से शुरू करेंगे, फिर मैं आपको रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन दोबारा पढ़ाऊंगा, और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट दोबारा पढ़ाऊंगा। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ाने के बाद से हम डायरेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी से शुरू करेंगे, दैट इज क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर वो है अल्काइल हैलाइड्स वाला जो चैप्टर है, हम उससे शुरू करेंगे। तो करीबन 5 to 6 क्लास आपका पूरा रिवीजन चलेगा, जिसमें जितना भी बेसिक्स है जो काम आने वाला है वो सारा वापस से बताऊंगा, ठीक है। चलो। यस सर। चलो जी, तो तुम्हारे पास ये वाला क्या, ये चीज क्लियर है? N2O का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। NO इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी। आपको एक कुछ याद नहीं करना। आपको अगर टेंशन लग रहा हो कि ये सब बताए जा रहे हैं, याद करना है कि नहीं करना है, तो कुछ याद नहीं करना है इसमें। आपको बस ये स्ट्रक्चर देखने, आपको याद हो जाएंगे वैसे ही। NO के स्ट्रक्चर में क्या कुछ नया है, N डबल बॉन्ड N है। और यहाँ पर देखना, ये जो डॉट है, ये डॉट कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, वो भी नहीं आता क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास N2O3। N2O3 का स्ट्रक्चर भी देखो आपके पास कुछ इस तरीके से। स्ट्रक्चर्स देखने हैं आपने बस। आप ये मान के चलो 1 हफ्ते तक डेली आपने बस ये सब पेजेस को देखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये NO2 है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वहां पर कहाँ पढ़ाया था मैंने इसको? केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था इसको। ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आता है। ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हाइब्रिडाइजेशन sp2। N2O4, N2O5, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर या तो प्लेनर है या तो एंगुलर है, सारे के सारे प्लेनर स्ट्रक्चर्स है। देख लो भाई, किसी को भी डाउट हो यहाँ पे। यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया यही चीज, ये मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 3 में मैंने ये बहुत डिटेल में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में सॉरी। NO2 contains odd electrons of valence electron, behaves as a typical odd molecule. On dimerization, it is converted to stable N2O4 molecule with even number of electrons. बच्चे, इलेक्ट्रॉन अगर पेयर नहीं होगा तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड रहना पसंद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक और NO2 डॉट को इसके बगल में रखते हैं और ये दोनों मिला के N2O4 बना लेता है। इसको बोलते हैं डाईमर। मर माने यूनिट एंड डाई माने दो। जब दो यूनिट मिलके आपका कुछ बनाते हैं तो उसको डाइमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइमराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे बोलो ना। डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को डाइमराइजेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे करें, बट NO2 के साथ खास कर ये होता है। ठीक। चलो जी, आपके पास नाइट्रिक एसिड के बारे में बात करते हैं। आप सुनते रहना, बहुत ही ज्यादा मजेदार सी चीजें बताने जा रहा हूँ आपको। एक साथ 5-7 रिएक्शन, 5-7 से भी ज्यादा, कम से कम 10-15 रिएक्शन से ऊपर एक साथ क्लियर हो जाएंगे। आपको ये मैंने ऑक्सो एसिड्स पढ़ाते हुए बताया था, याद आया? मैंने बोला था HNO, HNO2, HNO3, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, और मैंने बोला था बच्चे ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। याद आया? यस सर। यस सर। आ जाओ जी, इसमें शुरू करते हैं। तुम्हारे पास नाइट्रिक एसिड को कैसे बनाते हैं, इधर देखो। ठीक, आपके पास NaNO3 एंड H2SO4 है। ठीक, NaNO3 और H2SO4, ये वाली जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, ये H2SO4 की खास रिएक्शन है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, H2SO4 को हम मोर वोलेटाइल का मतलब जो एसिड इजिली उड़ जाते हैं, या जो दूसरे एसिड होते हैं, दूसरे एसिड को बनाने के लिए H2SO4 का काफी यूज किया जाता है। इस रिएक्शन को यहाँ पे नोटिस करो, और फिर इसी रिएक्शन का खास बात इधर देखना। ये देखो, सल्फर में हम पढ़ेंगे भी है। ये देखना, ये देखो, देखा आपने ये वाली रिएक्शन? MX प्लस H2SO4 गिव्स 2HX प्लस M2SO4। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड बिकॉज ऑफ इट्स लो वोलेटिलिटी, मतलब वेपर में कन्वर्जन, कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर मोर वोलेटाइल एसिड्स फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स। कि अगर आप उनका सॉल्ट ले लोगे
तो हम उससे ये बनाते हैं, और इससे 3 रिएक्शन तुम्हारी हो गई, फ्लोरीन, क्लोरीन और NO3। तो आपने मेटल प्लस फ्लोरीन लिया, H2SO4 लिया, तो भी ये तुम्हारे पास MHF प्लस M2SO4 बनाएगा। ये रिएक्शन समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। H2SO4 जल्दी से आपका ये क्या बना देता है, एसिड और सॉल्ट। देखा क्या ये बात समझ में आया? आप ये भी समझ सकते हो कि आपके पास जो H2SO4 है, दैट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू ये सारे, तो ये इनका सॉल्ट तोड़ देता है और खुद का बना लेता है। देखा, याद है ना, ये वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाली चीज कम वाले को तोड़ देता है। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, आ रहे ना समझ में क्या कह रहा हूं मैं? हाँ या ना बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके। तो यार ये तुम लोग की मुहर्रम भी छुट्टी है क्या? ये मत बोलना कि मुहर्रम क्या होता है, सर बता दीजिए। मुहर्रम पता है ना? यस सर। हाँ, छुट्टी है क्या तुम लोग के? स्कूल में तो छुट्टी होगी। नम्रता, स्कूल में छुट्टी है? सर क्या होता है वही नहीं पता मेरे को। बच्चे, त्योहार होता है बस एक, तो सर नहीं। सर कल है। कल नहीं है। अरे ये है 29 को, सैटरडे को। सैटरडे को मैं फ्री हूँ इसी वजह से। तो सर सैटरडे सैटरडे को तो आकाश होता है। यस नहीं, सर। शाम के लिए बोल रहा हूँ ना, शाम को, सैटरडे शाम को 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, जब भी है। मुझे लगता है, अच्छा वहां तो छुट्टी नहीं होगी सैटरडे को। बताना सैटरडे को, ठीक है? सैटरडे शाम को क्लास करेंगे फिर। सर सैटरडे अगर शाम को, सैटरडे को करनी हो तो सर 9 बजे कर लेना। ठीक है। बाकी सर सारे लोग संडे को आईटीएस है। संडे को AITS है। अरे तो 1 घंटा, 1 घंटा फिर अपन कैसे करेंगे बच्चों, बताओ कोर्स? फिर कोर्स नहीं होगा, फिर आपको फिर खराब लगेगा। क्या AITS के लिए पढ़ना है? तो संडे को AITS के बाद कर लूं? यस सर संडे को कर। चलो फिर संडे को फाइनल है। फिर संडे को आ जाना, ठीक है? मुझे कहना ना पड़े दोबारा। चलो जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोर्स है, मुझे इतनी टेंशन होती है। ठीक है, चलो जी। तुम्हारे पास ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? NaNO3, NaNO3, NaNO3 वाली बात समझ में आई सबको? Yes, sir. NaNO3 प्लस H2SO4, ये वाली चीज याद रखनी है आपने। देखो, ऑन अ लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑसवाल्ड्स प्रोसेस। आपको याद है अमोनिया के बारे में मैंने क्या बताया था? अमोनिया की रिएक्शन किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या होता है, N2 गैस देता है। एक्सेप्ट एक रिएक्शन थी जिसमें अमोनिया प्लस ऑक्सीजन था, और वो क्या देता था, NO। याद आया? ये मैंने एक जनरलाइज कंडीशन बताई थी। अमोनिया प्लस एनी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स यू N2। ये लिखा है क्या, नहीं लिखा है आप लोगों ने ये वाली बात? नहीं? हाँ। क्या लिखा है? नहीं, sir. अरे बच्चे क्या बात कर रहे हो? मैंने अगर आपको अमोनिया पढ़ाया तो मैंने उसके बिना पढ़ाया ही नहीं होगा। लिखा है। लिखा है, बताया है ना ये? Yes. ये देखो, मैं इसके बिना ये वाली चीज, ये देखो ये वाली रिएक्शन से, ये नहीं बताया मैंने? Yes. याद आया? ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पे HONO था ना कि नहीं है? HONO, दैट इज HNO2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अमोनिया था ऑक्सीडाइजिंग, प्लस ये गिव्स आपको N2 हो गया। फिर ये यस तुम्हारे सर पास बताया था। H3 प्लस H2Cr2O7, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके साथ भी आपका N2 आया। तो जनरली आपके पास नाइट्रोजन अमोनिया की जो रिएक्शन थी, उसमें अगर किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालोगे तो आपका N2 गैस बनता है। आप लोग लिख सकते हो अपने नोट्स में भी, ये जहां पर भी लिख रहे हो कि अमोनिया प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स N2, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, एंड अमोनिया एक्सेप्ट, बस एक ही रिएक्शन, एक्सेप्ट अमोनिया प्लस O2, जो कि आपको क्या देता है, NO। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. चलो जी। अब देखना, ये वाली रिएक्शन हो गई। इस अणु को अगर आप ऑक्सीजन के साथ डालोगे
तो ये एयर ऑक्सीडेशन करके NO2 बनाता है, ठीक है, NO2 पे डॉट, ठीक है, NO2 पे डॉट, NO2 पे डॉट समझ में आ रहा होगा, NO की बात कर रहे हैं, NO2। अब देखो ये जो NO2 है, अगर आप इसको वाटर में डालोगे, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में हमने पी ब्लॉक्स के जब ट्रिक्स किए थे, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि क्या मैंने आपको ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर ऑड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा कि नहीं, ये बात बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास अगर ग्रुप नंबर ऑड एंड ऑक्सीडेशन नंबर इवन है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या ये बात याद आई? हाँ जी सताक्षी, क्या ये बात याद है आपको? ग्रुप नंबर ऑड एंड ऑक्सीडेशन नंबर इवन वाली बात, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये +4 है, ग्रुप नंबर 15 है, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है HNO3 एंड NO में। और बच्चे अगर आपको याद हो तो हम ये रिएक्शन पीछे भी पढ़ चुके हैं, देखा आपने वाली रिएक्शन, याद आया? और उसमें ये भी लिखा हुआ है वहां पर कि जो आपका फास्फोरस की रिएक्शन है वो +5 एंड -3 में जाता है। आप लोगों ने हाईलाइट भी किया है इसको। किसको याद आ रहा है कि हमने पहले कर रखा है? Yes, ये sir. देखो, यस याद सर, आया? किया है। ये देखो यहीं पे कहीं लिखा होगा, मुझे अभी याद नहीं है। ये रही, ये देखो ऐसी सी रिएक्शन थी, याद है? ये देखो NO2 की रिएक्शन है, NO2 की रिएक्शन, ये HNO3 और इसमें जा रहा है NO में। इन केस ऑफ फास्फोरस नियरली और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनेट। आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि किस जगह क्या दिया हुआ है, अगर आपने पी ब्लॉक बहुत बढ़िया करना है तो। चलो जी, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले यहाँ तक बताओ, कोई भी डाउट यस यहाँ सर। तक? ठीक है, आपके पास नाइट्रिक एसिड में ये किया, HNO3 बना, NO thus formed is recycled and the aqueous HNO3 can be concentrated by distillation up to 68% by mass. Further concentration to 98% will be achieved by dehydration with H2SO4। वही कह रहा है कि अगर आप इसको पानी में डाल दो तो जो NO है उस NO को रिसाइकिल कर सकते हैं, और उसके बाद ना 68% बाय मास के आसपास आपका सोल्यूशन बन जाता है। इसमें से जो बाकी बचा हुआ पानी है इसको खींच, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो H2SO4 के साथ जब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो 98% तक प्योर हो जाता है, 98% तक। क्या किसी को भी डाउट है इसमें 98% तक वाली बात में? नो सर। ठीक, ओके, आ जाओ यहाँ पर देखना। अब सारे लोग 2 मिनट का मस्त पानी पुनी पी लो, फिर शुरू करने जा रहे हैं HNO3 की सारी रिएक्शन। आप लोग को वहां पे पी ब्लॉक कैसे पढ़ाया जा रहा है? खत्म हो गया होगा पी ब्लॉक तो वहां पे। यस सर। सर स्टार्ट भी नहीं हुआ। अरे वो तो तुम्हारा तो अलग ही है ना, तुम लोग तो क्या पढ़ रहे हो, CFSE पढ़ रहे होगे। सर कोऑर्डिनेट खत्म हुआ है अभी। और अब पी ब्लॉक करोगे या डी करोगे पहले? सर पी। पी, यस सर। चलो सही है, सही है। तुम्हारा क्या चल रहा है सार्थक? सर हमारा तो अभी ये पी ब्लॉक जस्ट पिछली क्लास में खत्म हुआ था, तो मैम शायद अब D&F कराएगी पहले, या कोऑर्डिनेशन मैम ने बताया नहीं। अच्छा 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 अच्छा, चलो सही है, सही है। तो क्या, क्या कहाँ तक पढ़ा उसमें पूरा, NCERT या फिर मैम ने नोट्स दिए थे? नहीं सर, मतलब मैम NCERT शेयर कर देती हैं तो फिर उसी से हम पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पढ़ा फिर तुमने? सर मतलब कि जैसे आप पढ़ाते हैं मैम भी ऐसी NCERT की लाइन रीड करा देती हैं पूरी और समझाती हैं। अच्छा अच्छा, अरे तुमने क्या बोला, मैम भी ऐसे ही बताती हैं? सर मैंने ये बोला कि जैसे आपने NCERT का मतलब कि खोल रखी है और आप वो लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं, वैसे मैम भी करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी, एक सेकंड रुकना। ओके, आ जाओ जी, तुम्हारे पास क्या है, NO2 वाली चीज में कोई डाउट है? आ जाओ, HNO3 यहाँ से शुरू करते हैं। आ जाओ जी, थोड़ा सा और अलग जाता है। आपको याद होगा, ली के काका ने मांगी अलमारी, याद आया ये? ठीक है, मनी, Yes. जनरेटर, कार, फ्रिज, CD को नीस ने। फिर क्या है, प्रभा ही कुटी होगी आज आओ, ये हमने पढ़ा था।
अब मैं आपको यहां से लेके लेड के ऊपर तक के जितने भी एलिमेंट है उनकी रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूं। जितने भी एलिमेंट है यहाँ पर मैं एक तरफ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। लेड के ऊपर के सारे HNO3 की रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो NCERT में हो ना हो, आपको आराम से मिल जाएगी। ली के काका ने मांगी अलमारी, और इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, को, नी, स्नेह, ठीक है। ये जितने भी तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं, ये सब में क्या स्ट्रॉन्ग टू माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। याद है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसके नीचे आपके पास क्या है, मॉडरेट या वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। आपके पास प्रभा ही उठी होगी आज अब, ठीक है। ये वाले आपके पास कैसे होंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट या फिर वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात याद है कि नहीं याद है सबको, ये बताओ। माइल्ड और वीक थे, Yes, ऊपर sir. स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट थे। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास है HNO3, एंड HNO3 आपका 3 टाइप का होता है। कौन से 3 टाइप का होता है, एक तो हमारे में कम ही दिया हुआ है, एक होगा 70% HNO3, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड HNO3 आपका 70% HNO3 होता है। 70% समझ रहे हो क्या मतलब है, 70% उसका वेट बाय वेट रेशियो है, 70% ये होता है आपका कंसंट्रेटेड HNO3। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 20% HNO3 की बात कर रहे हैं। 20% HNO3 क्या होगा, डाइल्यूट HNO3 होता है, ठीक है। और लास्ट तुम्हारे पास क्या है, ये वाले को देखोगे तो इसको बोलते हैं 6% HNO3 या फिर वेरी डाइल्यूट HNO3। वेरी डाइल्यूट HNO3। अब इसमें देखो जो 70% HNO3 है, इसके लिए बात करते हैं। HNO3 के लिए इन जनरल अगर मैं रिएक्शन लिखूं, तो HNO3 की जो रिएक्शन होती है वो ऐसे आती है। आपके पास NO2 निकलता है एंड नेसेंट ऑक्सीजन निकल के आता है। क्या ये बात समझ में आ रही है। HNO3 वाले केस में आपके पास सिंपली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इक फॉर्म आता है इसमें, ऐसे ये भी लिखते हैं आप, इक फॉर्म भी लिख सकते हो, प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अरे क्या हो रही है, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन वाली बात समझ में, इसको मैं हटा रहा हूँ और सिंपल कर रहा हूँ मैं, NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रहा है, NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, आया ना। क्या हो रहा है ये, यस सर। ठीक है। NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, यहाँ तक समझ में आया। अब नेसेंट ऑक्सीजन होने की वजह से क्या होता है, HNO3 ऑक्स acts as oxidizing agent। NO3 acts as oxidizing agent। क्या ये बात समझ में आ रही है, NO3 acts as oxidizing agent, हाँ या ना। आपको समझ में यस आया ना सर। Yes, ऑक्सीडाइजिंग sir. एजेंट। सारे लोग देखते जाओ, ये बहुत ही तगड़ी चीज बता रहा हूँ मैं आपको। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये HNO3 रहा, HNO3 जब टूटेगा तो नेसेंट ऑक्सीजन और NO2 गैस निकलता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन चीजों में जाके चिपकता है, जाके ऐड करता है, इसीलिए NO3 को हम क्या बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइज कर देता है चीजों को, ठीक है। तो अगर आपके पास 70% HNO3 है, तो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड ये वाला आपके पास क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले यहां तक बताओ, क्या डाउट है आप लोगों को, क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आया आप लोगों को। भाई Yes, sir. ज्यादा HNO3 लोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, कम HNO3 लोगे तो कम ऑक्सीजन निकलेगा, और कम HNO3 लोगे तो और भी कम निकलेगा। अब देखो रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन ऐसे होता है कि जो HNO3 है, उसमें नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5, नाइट्रोजन में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इन सब में तुम्हारे पास क्या होगा, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप दो स्ट्रॉन्ग बंदों को लड़ाओगे तो लड़ाई क्या होगी, जबरदस्त होगी कि नहीं होगी, लेकिन जीतने का चांस किसी का भी खास नहीं होगा। तो ये सारे जो रिड्यूसिंग एजेंट्स जब इनके साथ रिएक्शन होता है, तो ये HNO3 के साथ जबरदस्त लड़ाई करते हैं। बट ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, ये नाइट्रोजन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और ये नाइट्रोजन इन सबको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करेगा। बट
ज्यादा ये रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, नाइट्रोजन +4 तक ही रहेगा। रिड्यूस तो करेंगे बट ज्यादा नहीं रिड्यूस करेंगे, जितना भी रिड्यूस करेंगे नाइट्रोजन +4 तक रहेगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? ये वाली बात बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं है? NO2 वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या हो गया इससे? बताओ ये चीज समझ में आया? क्या ये वाली बात समझ में आ रही? लॉजिक समझ में आया मैं यस बच्चे क्या कह रहा हूँ? कि ये सब कुछ मिला के क्या करना चाहेंगे, ये इसको रिड्यूस करना चाहेंगे, वो उसको ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये ज्यादा रिड्यूस नहीं हो पाएगा। अब देखना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जब इनको माइल्ड के साथ करोगे तो ये अपना पावर दिखाएंगे और इसको गजब रिड्यूस करेंगे +1 में। और अगर आप इसको लेके आए और माइल्ड के साथ किया तो ये तो बच्चे इसको इतना ज्यादा रिड्यूस कर देते हैं कि ये -3 में पहुंचा देते हैं। एक बार देखो कि आपको सारे के सारे केस समझ में आए कि नहीं आए। ये देखो, देखा आपको क्या हो क्या रहा है? आप HNO3 के साथ इन सबको लड़ा रहे हो, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, तो +4 तक, ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी, ये माइल्ड, तो अब ये अपना पावर दिखा के इसको और रिड्यूस किया। ये स्ट्रॉन्ग ये वीक, इसका सबसे मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे ले गए। क्या सबको ये प्रोडक्ट समझ में आए कि नहीं आए? हाँ जी, यस अमृता, सर। ठीक है, समीर, ख्याति, ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? Yes, sir. ठीक है, आया? शताक्षी, लोना, आप दोनों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसमें अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्या है सर? ये तो क्या होगा HNO3 के साथ? ये अबव अबव लेड के लिए है। लेड एंड लेड के बिलो क्या होगा? लेड एंड बिलो लेड। अगर लेड और बिलो लेड करोगे तो यहाँ पर भी वापस से 3 कैटेगरी बन के आएगा। आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज 70% HNO3, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 20% HNO3 एंड डाइल्यूट HNO3। ठीक है, और लास्ट आपके पास होगा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपके पास 6% HNO3, या फिर क्या होगा? क्या होगा? वेरी डाइल्यूट HNO3। देखो जी, ये जो आपके पास होते हैं ये तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक का वीक के साथ कोई रिएक्शन नहीं, वीक का वीक के साथ कोई रिएक्शन नहीं। अगर आपने वीक डाले तो वीक तो भाई इसको कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वीक इसको ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये वापस से NO2+4 में ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनके पास इतना पावर ही नहीं है इसको कम कर पाए। अगर आपने इसका पावर डाउन कर दिया तो अब क्या होता है, ये अपना थोड़ा सा पावर बढ़ा के रिड्यूस करेंगे, बट इनका रिडक्शन ये कुछ NO, ये जाएगा आपके पास NO तक, +2 तक। आया समझ में? याद करने का तरीका समझ में आया? देखो, ये माइल्ड वाले थे, वीक वाले थे, तो ये जब रिड्यूस करेंगे तो ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, ये +2 तक लेके गया। जब तुम स्ट्रॉन्ग के साथ करा रहे हो तो वो +1 तक लेके जा रहा है। क्या तरीका याद रहेगा? ये ही है क्वेश्चन आपकी NCERT में, इन दोनों के बारे में बात है। ये देखो, दोनों ही केस में आपके पास NO2 गैस निकल रहा है। जब कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराओगे तो हमेशा कौन सा गैस निकलेगा? NO2। क्या बोला मैंने? जब कंसंट्रेशन के साथ कराओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे तो कौन सी गैस निकलेगी? बोलो, कौन सी गैस निकलेगी? NO2. NO2 हमेशा, चाहे कोई भी मेटल हो। और साथ में क्या होगा? साथ में नाइट्रेट भी होगा उसका। जैसे कि आपने क्या किया सर, जिंक की रिएक्शन बता दीजिए, तो जिंक प्लस HNO3 होगा तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, ZnNO3 होल ट्वाइस, प्लस गैस कौन सा निकलेगा? NO2। आई बात समझ में? क्या ये रिएक्शन समझ में आई सबको? क्या स्ट्रॉन्ग वाली बात सबको समझ यस में आ गई सर। कि नहीं आ गई? ओके, अब देखना यहाँ पर डाइल्यूट के लिए चीज डिफरेंट है। डाइल्यूट के लिए कैसे चीज डिफरेंट है? अगर आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेड के ऊपर का मेटल है, तो ये किस में रिड्यूस करेगा? इसको +1 में करेगा, +1 में करेगा।
बट अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये +2 तक ही करेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा इसको दबा ही नहीं पा रहा है, तो +2 तक ही रहेगा। हाँ या ना? क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या HNO3 की रिएक्शन सबको समझ में आई, क्या है क्या नहीं है? यस ठीक है, आज आपको और NCERT पढ़ाता हूँ, फिर आपको लिखने का मौका दूंगा। ये वाली चीज लिख लेना, ये देखना जी। कॉपर आपके पास लेड के ऊपर आता है, लेड के बिलो आता है? बिलो लेड प्रभा ही कुटी होगी। ठीक है, बिलो लेड आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर बिलो लेड आएगा तो बिलो लेड में एक बार चीज देखना, डाइल्यूट HNO3 क्या निकल के आएगा आपके पास? डाइल्यूट HNO3 में NO +2 में, देखो नाइट्रेट बनाया +2 में। यहाँ पे देखो कंसंट्रेट HNO3 NO2 गैस नाइट्रेट बनाया। क्या किसी को डाउट है? ये दोनों रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? देखो दोनों रिएक्शन आया ना? क्या दोनों Yes. यस रिएक्शन? सर। ठीक है, नेक्स्ट देखना यहाँ पर क्या होगा। इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो जिंक के साथ समझा जाए तो जिंक +10 HNO3, ये आपके पास क्या आएगा? जिंक और HNO3 को देखोगे वापस से, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये नाइट्रेट बनाएगा, N2O बनाएगा। हाँ जी, आया समझ में वाली रिएक्शन? देखो कंसंट्रेटेड NO2, डाइल्यूट N2O। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, क्या बोल रहा हूँ। आपके पास कुछ एलिमेंट्स क्या होंगे जब आप HNO3 के साथ रिएक्शन कराने के लिए जाओगे, जैसे एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के ऊपर Al2O3 बन के इसका कोटिंग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड का कोटिंग हो जाता है, और ये कोटिंग कैसा होता है? इनर्ट होता है। अब इनर्ट कोटिंग होने की वजह से इसका आगे रिएक्शन नहीं हो पाता है। जो HNO3 होता है उसका ऑक्साइड फॉर्म कराएगा, और ऑक्साइड के बाद आगे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर। इस पैसिव लेयर की वजह से नहीं हो पाता। देखने यहाँ लिखा है, some metals do not dissolve in concentrated acid because of the formation of passive layer on the surface। कैसे? क्योंकि HNO3 तुम्हारे पास किस में जा रहा है? आपका नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। याद आया? नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा तो पैसिव लेयर ऑफ ऑक्साइड बन जाता है, उसकी वजह से आगे रिएक्शन नहीं होता। Concentrated nitric acid also oxidizes non-metals and their compounds। ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हारे पास कंसंट्रेटेड है, सब में एक चीज करना है, ये देखो कंसंट्रेटेड नॉन मेटल मेटलॉइड एक फॉर्म ऑफ एसिड प्लस NO2। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। देखो ये देखो, यहाँ पर क्या होगा? आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, ये क्या होगा? CO2 में क्या होगा? देखो कार्बोनिक एसिड। बच्चे कार्बोनिक एसिड सुन रखा है ना आप लोगों ने? H2CO3, ये टूट जाता है H2O + CO2 में। क्या मैं आपको ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? आप लोग को ज्यादा टेंशन तो नहीं हो रही इसमें? नो No. सर। ठीक है, चलो जी, देखना तुम्हारे पास क्या होगा। एक फॉर्म में सारी की सारी रिएक्शन एक साथ। CO3 है, फिर आपके पास कार्बन के साथ क्या है? कार्बोनिक एसिड है। सल्फर के साथ क्या? सल्फ्यूरिक एसिड है। फास्फोरस के साथ क्या? फास्फोरिक एसिड है। देखो फास्फोरिक एसिड। क्या ये वाली रिएक्शन समझ में आई? कार्बोनिक एसिड बच्चे जल्दी टूट जाता है। कार्बोनिक एसिड अपने आप ही H2O और CO2 में टूट जाता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता ये बनता भी ऐसे ही, टूट भी जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक और चीज देखना, ब्राउन रिंग टेस्ट की बात करें तो द फेमिलियर ब्राउन रिंग टेस्ट आपने देखा होगा, नाइट्रेट के लिए पहला क्वेश्चन होता है। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट की टेस्टिंग की जाती है। नाइट्रेट की टेस्टिंग करोगे Fe2+ के साथ, वापस से देखना Fe2+ है तुम्हारे पास, ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। और आयरन तुम्हारे पास किसके साथ है? आयरन अबव लेड आता है कि नहीं आता है? अबव लेड आता है, आपने डाइल्यूट HNO3 लिया हुआ है, NO बना रहा है। कई बार समझ में। अब बात है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने तो हमें समझाया था कि ये N2O बनाता है, याद है? अभी तो मैंने बोला था कि बच्चे आपका ये क्या बनाएगा? N2O बनाएगा। अब आप बोल रहे हो सर NO बनाएगा, हाँ या ना? आपको डाउट नहीं आ रहा इस बात पे? यस सर। अरे हाँ या ना तुम लोग? तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपको मैंने अभी बताया था
कि जब आप Fe को लोगे, Fe आयरन से ऊपर है, HNO3 के साथ डाइल्यूट के साथ लोगे तो ये N2O बनाएगा +1। तो ये N2O बनाएगा। आई बात समझ में? क्या बताया मैंने कि आपका आयरन जो कि अबव लेड है, अगर आप इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ लेते हो तो डाइल्यूट HNO3 के साथ ये इसको रिड्यूस करेगा और N2O बनाएगा। होगा कि नहीं होगा? है ना? बट यस सर। यहाँ पर क्या बन रहा है? NO। मैं आपको बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट चीज दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपके पास है SN2+, Fe2+, इन दोनों के बारे में बात करने जा रहे हैं। जब SN जाएगा तो SN+4 में जा रहा है, SN2+ जा रहा है, ये भी +4 में जा रहा है। Fe किस में जा रहा है? Fe+3 में जा रहा है, और ये भी किस में जा रहा है? Fe+3 में जा रहा है। बहुत ध्यान से देखना, ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। ये कितने कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये कितने कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। और ये कितने कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ यार, इस रिएक्शन से देख के बता सकता हूं ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चे, डायरेक्ट टिन से टिन 4 में जा रहा है, यहां पर इसका रिड्यूसिंग पावर कम हो गया। देखा आपको? ये वीक रिड्यूसिंग या माइल्ड रिड्यूसिंग में चला गया। दिखा क्यों? क्योंकि अब उतने इलेक्ट्रॉन ये दे ही नहीं रहा है। ये थोड़ा बहुत तो कंज्यूम हो ही चुका है, पहले SN+2 में ऑलरेडी आ चुका है। जो इसका रिड्यूसिंग पावर है वो तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से था। ये जो रिड्यूसिंग पावर है इलेक्ट्रॉन देने की वजह से था। अब इसके पास उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं देने के लिए। सेम चीज यहाँ देखो, आयरन जब Iron+3 में जाएगा तब तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, बट अगर Iron2+ से Iron+3 में जाएगा तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन देगा। इसका रिड्यूसिंग पावर कम है। क्या अभी समझ में आया? रिड्यूसिंग पावर कम है तो ये NO क्यों बना रहा है? ये आगे ऑर्गेनिक में काम देगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। क्या ये वाली बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट कर दूंगा अगर आपको डाउट है तो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ Fe2+ में ऑलरेडी है, Fe2+ में ऑलरेडी है, और इसका रिड्यूसिंग पावर अब उतना ज्यादा नहीं बचा। अगर ये Fe होता तो शायद से ज्यादा बेटर होता। अब ये जो आपके पास FeH2O होल 6 पानी के अंदर बनाएगा, उसमें NO इसके साथ जाएगा, और ये आपके पास ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। हमने इसको रिडॉक्स रिएक्शन में किया था, और मैंने बोला था कि ओनली कंपाउंड विद Fe हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये बात समझ में? ओनली कंपाउंड है ये, ओनली कंपाउंड। हाँ या ना? समझ में आया? यस सर। चलो यस जी, सर। आपने पूरा का पूरा HNO3 कर लेना है। आपने HNO3 की वाली रिएक्शंस लिखी क्या? नहीं? चलो जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ये मैं आपको नोट्स भी भेज सकता हूँ अगर आपको चाहिए, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। ये समझ में आ रहा है अब? सर एक बार ऊपर यस। वाला देखना है एनसीईआरटी में, बताओ। ब्राउन रिंग के ऊपर जो रिएक्शंस हैं वो वाली। भाई तो लिखी है ये, देखो। सर एक बार फिर से बता दो, समझ में नहीं आई। ऐसे समझ में नहीं आई? ओके, ये वाला चीज देखना बच्चे। आयोडीन का इक एसिड याद आया? आपके पास 4 होते हैं ना, परिक एसिड, इक एसिड, ये ऑक्सीजन करते थे हम लोग, अस एसिड, हाइपोअस एसिड, ऐसे करके एसिड्स होते कि नहीं होते? आपके पास HOI हाइपोअस हो गया, HiO2 अस हो गया, एंड HiO3 इक हो गया, HiO4 पर इक हो गया। आया समझ में एसिड्स? ठीक है, यस। उसी तरीके से तो इसमें इक एसिड बना, NO2 बना। फिर देखो ये वाले के लिए बात करें तो कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये टूट जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस NO2। आया समझ में सेकंड वाली? नहीं सर, सेकेंड ही नहीं आई बस। ओके ओके, आ जाओ बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ, आपके पास कभी भी कोई नॉन मेटल मिलेगा, इस नॉन मेटल को अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये इसको उसके इक एसिड में बदल देता है।
जैसे सल्फर को अगर आपने HNO3 के साथ रिएक्ट करा है तो सल्फर का इक एसिड कौन सा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाया प्लस NO2 गैस निकल गई। इसके बाद देखो फास्फोरस को अगर आप HNO3 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कौन सा इक एसिड कौन सा होता है? फास्फोरिक एसिड होता है। H3PO4 बनाया प्लस NO2 गैस रिलीज हो गई। आया? यस सर। ठीक है, उसी तरीके से कार्बन और HNO3 को डालोगे तो कार्बन का कौन सा वाला एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड होता है कि नहीं होता है? H2CO3 प्लस NO2। यस सर। अब ये जो H2CO3 बच्चे, इसको हम H2O प्लस CO2 भी लिख सकते हैं। आया? क्या अभी क्लियर है? बिल्कुल। यस सर, अब क्लियर है। चलो जी भाई, सारे लोग यहाँ तक एक बार रीड कर लो। ये ऑक्सीडाइजिंग यहाँ तक पूरा का पूरा देख लो, फिर एलोट्रोप्स के ऊपर चलते हैं। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना यहाँ तक। सर कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बता दीजिएगा। ओके सर। हाँ जी, डन है। यस सर। बाकी सारे लोग भाई, बच्चे आप लोगों ने रीड यस करना है सर। इसको। ठीक है, सबको मैं बार बार यही एडवाइस कर रहा हूँ कि आपने और रीड करना है। जितनी बार आप रीड करोगे 5 to 10 टाइम्स, आपको सब याद हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं। ठीक है, ये वाली रिएक्शन याद आई? बहुत डिटेल में पढ़ाई थी यस ये। सर। ये क्या होता था इसके साथ? हाइड्राइड प्लस हाइपोअस, याद आया? हाइड्राइड प्लस यस। हाइपोअस। हाइपोअस एसिड कौन सा होता था? H3PO2। हाइड्राइड इज PH3। अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये NaOH इसके साथ जुड़ेगा। देखिए, ये जुड़ेगा तो आएगा PH3 प्लस NaH2PO2 प्लस H2O। क्या ये बात समझ में आई? ये रिएक्शन थी। आ जाओ पहले रिएक्शंस देखते हैं व्हाइट फास्फोरस की। ये देखो, यहाँ पर मैंने पूरा का पूरा एक टेबल बना रखा है। आ जाओ जी, देखना सारे लोग, देखना जो व्हाइट फास्फोरस है इनका स्ट्रक्चर्स देखो पहले। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, ये व्हाइट फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। व्हाइट फास्फोरस के स्ट्रक्चर में चारों फास्फोरस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब चारों फास्फोरस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी बॉन्ड की तरह, तो यहाँ पर एंगुलर स्ट्रेन आ रहा है। देखो, एंगुलर स्ट्रेन समझते हो ना आप? जब किसी चीज को जबरदस्ती दबाया जाता है तब उसमें एंगुलर स्ट्रेन होता है, जबरदस्ती दबाओगे तो।
तो यहाँ पर क्या हुआ, ये और ये के बीच में क्या आया, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और होना क्या चाहिए था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होगा, एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 8 मिनट, याद आया कि नहीं आया, 28 मिनट होता है, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट ये होना चाहिए था। बट यहाँ पर दबा के आपने एंगल को 60 डिग्री कर दिया है, काफी ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन है इस कंपाउंड के अंदर, लोन पेयर बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये ओवरऑल कंपाउंड काफी रिएक्टिव होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हाँ या ना। ये कंपाउंड रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एंगुलर स्ट्रेन कूट कूट के भरा हुआ है, एंगुलर स्ट्रेन भी भरा हुआ है, लोन पेयर भी बाहर की तरह निकले, ये एक यूनिट की तरह है, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप इसे सॉल्युबल या इसको पानी में कहीं डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये पूरा का पूरा नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब क्या होगा, नॉन पोलर का मतलब होगा कि ये आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं है, अगर चार्जेस नहीं है तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं करेगा। लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीज एक जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक। ये ग्लो इन द डार्क, आपको इसकी एक और खास बात बताता हूँ, आप लोगों ने कभी हॉरर मूवीज या स्कूबी डू देखा है, स्कूबी डू देखा है आप लोगों ने, यस सर। उसमें देखो, उसमें कई बार भूत होता है ना, भूत की जो हड्डियां होती है उसको चमकदार दिखाते हैं, जो हड्डियां होती है उसको चमकता हुआ दिखाता है, हमने कभी नोटिस किया, ग्लोइंग हड्डियां दिखाते हैं कई बार ऐसे एनिमेटेड कार्टून्स में भी कि हड्डियां ग्लो कर रही हैं। यस सर। पता है वो क्यों होता है, वो इसी की वजह से होता है। जो फास्फोरस होता है हड्डियों के अंदर वो ग्लो करता था बीच में, जब बहुत पहले की बात है, जब लोगों को बिल्कुल साइंस नहीं पता थी तो लोग डरते थे, और लोगों को लगता था रात में हड्डियां ग्लो करती हैं उसमें एनर्जी आ जाती है कोई, ये तो लोग बहुत ज्यादा डर जाते थे। बट एग्जैक्टली वो क्या है कि फास्फोरस का नेचर है, इसको बोलते हैं केमिलुमिनेसेंस। केमिलुमिनेसेंस का मतलब है कि केमिकल नेचर की वजह से, केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसमें लुमिनस इंटेंसिटी आता है, उसमें ग्लो आता है। क्या ये बात समझ में आई, वेरी रिएक्टिव, हाईली पॉइजनस, भाई कोई भी चीज बहुत रिएक्टिव है तो बॉडी में जाके भी खतरनाक रिएक्शंस करेगी। इग्निशन टेम्परेचर लो, इग्निशन टेम्परेचर मतलब आग लगने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की जरूरत होगी, रिएक्ट्स विद दिस टू गिव दिस। पहले आप ये बताओ, क्या व्हाइट फास्फोरस समझ में आया सबको। यस सर। सॉल्युबल इन CS2 का मतलब क्या है, CS2 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो पोलर में पोलर डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में नॉन पोलर चीजें डिसॉल्व होती हैं, तो यहाँ पर ये डिसॉल्व हो जाएगा, एक बार चेक कर लो आप, यहाँ तक कोई भी डाउट हो इस वाले पार्ट को आप लोग क्रॉस चेक भी कर लो NCERT के ये वाले पोर्शन के साथ। ठीक है, आप लोग अपने NCERT के वाले पोर्शन के साथ क्रॉस चेक करो, आराम से देखो, फिर हम आगे चलें। रीड किया, यस सर। आया समझ यस में इसका सर। क्या होता है। ये देखो, ये तुम्हारे पास P4O10 +5 में ऑक्सीडाइज कर दिया ना आपने खूब सारा ऑक्सीजन लेके, तो ये पूरा का पूरा +5 में चला गया, +5 से ज्यादा कम है ये, कितना आ रहा है 4x - +5 ही आ रहा है। P4O10 का स्ट्रक्चर पता है आप लोग को, ये देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है P4O10 का, बना लो जहाँ पे भी NCERT है। एक बार चेक करना कितने हुए, ज्यादा हो गए क्या।
नहीं ना? पूरे हैं सर। P4O10 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर आप तोड़ के भी देखोगे तो एक फास्फोरस पे क्या आ रहा है, +5। और अगर आप इसे पानी में डालोगे तो क्या बनाता है, तो वाटर में अगर आप डालोगे तो बनाएगा वापस से, बताया था ना, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सी एसिड H3PO4। H3PO4। हाँ जी, डन है। चले आगे। यस सर। ओके, आ जाओ देखो। रेड फास्फोरस में आना। रेड फास्फोरस में क्या होगा, आप इसको ना थोड़ा थोड़ा व्हाइट फास्फोरस को, एक टेम्परेचर होता है 573, उस पर हीट करोगे तो हीट करके ये वाला, इसका जो बीच का बॉन्ड है वो टूटता है और लिंकेज आना शुरू होता है। वैसे लीनियर ऐसे पूरा चेन बनना शुरू होता है। इस लीनियर चेन के साथ अगर आप तुम देखोगे तो पूरा चेन जुड़ा, ये डज नॉट ग्लो इन द डार्क। इसका रिएक्टिविटी भी कम हो जाता है, पॉइजनस भी कम होता है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CS2। इस बात को समझना, जब आपके पास बहुत लंबे लंबे चेन हो जाते हैं तो किसी चीज को डिसॉल्व करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिसॉल्व करने का मतलब है उसको छोटे छोटे चंक्स में ब्रेक कर दिया आपने। कुछ डिसॉल्व होने के लिए कुछ होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं है, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, तो चार्ज में कैसे डिसॉल्व होगा बिना चार्ज के। और पॉलीमर्स को वैसे भी डिसॉल्व करना मुश्किल होता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? कि आप बड़े बड़े यूनिट्स हो गए तो इसका डिसोल्यूशन बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इस बार CS2 में भी डिसॉल्व नहीं होता। और आपका इसका रिएक्टिविटी कम हो गया, क्यों? क्योंकि एंगुलर स्ट्रेन कम हो गया, पॉइजनस नेचर कम हो गया। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी रेड फास्फोरस का होता है। रेड फास्फोरस को कहाँ पे यूज करते हैं, कौन बताएगा? कहाँ यूज सर करते किसी रिएक्शन में यूज करते थे, मैं भूल हैं? गया। ना ना ना, अरे बेटा मैच स्टिक्स में यूज करते हैं। यस उधर भी होता है सर। एक रिएक्शन भी थी ना ऑर्गेनिक में, इसमें भी यूज करते हैं। रेड PHI यस सर। रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। यस सर। चलो जी, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? चलो जी, लास्ट है आपके पास ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस इंटरलिंक्ड होता है, पूरा इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा ब्लैक। अल्फा ब्लैक कैसे बनता है उसका अलग तरीका है। ये ओपेक मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इसका स्ट्रक्चर होगा। ओपेक मतलब आर पार नहीं दिख सकता। व्हाइट फास्फोरस बनाने के लिए व्हाइट फास्फोरस से बीटा बनेगा। डज नॉट बर्न अप टू 673 नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसके बारे में यहाँ से भी एक बार देखो, NCERT से भी रीड करो सारे लोग। बस इतना ही दिया हुआ है आपको, इतना ही दिया हुआ है। यहाँ तक देखो, फिर फॉस्फीन के बारे में बात करें। बच्चे आज का होमवर्क बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्लास में आपको पहले यहाँ तक रिवाइज होना चाहिए, फिर ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चंस पूछना शुरू करूंगा। अभी बता दे रहा हूँ, 5 5 क्वेश्चन, सबका कैमरा ऑन करवा के, और सबके 5 5 क्वेश्चन पूछूंगा। 5 में से मिनिमम 3 सही होने चाहिए। ठीक है? यस सर आपके वो हैंड रिटन नोट्स भेज देना। ये वाले? यस सर। ठीक है, इसमें जो बच्चे एक्स्ट्रा लिखा होगा तो वो मत पढ़ना प्लीज, है ना? फिर आप कंफ्यूज होगे। बस जो जो आपको दिख रहा है, काम लायक लग रहा है, तो आप वो पढ़ लेना। उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है।
डन, रीड कर लिया क्या सबने? ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस पूरा रीड कर लिया? व्हाइट, रेड और यस। ब्लैक फास्फोरस। किसी को भी डाउट है? हाँ जी, नम्रता पढ़ा? यस सर। चलो जी, ओके। ख्याति, कोई डाउट यहाँ तक? ख्याति? नो सर। ठीक है, लोना? नो सर। चलो जी, शुरू करें। ओके, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन की बात करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों रिएक्शन देखना, ये आपने कार्बन वाले कंपाउंड में पढ़ा होगा। इसको नहीं पढ़ा तो वापस से देख लो, आपका ऑर्गेनिक में भी आएगा। CaC2 प्लस H2O की बात करने जा रहे हैं। उसी तरीके से आपके पास Ca3P2 प्लस H2O की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो CaOH होल ट्वाइस तो बनेगा ही बनेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल से अल्कली बेस तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखना जी, तुम्हारे पास ये बनने के लिए कितना OH लगा होगा? 2। तो यहाँ पे कितना H बचा होगा? 2H। क्यों? क्योंकि 2H2O से ही तो 2OH आएगा कि नहीं आएगा? 2H2O से 2H और 2OH आएंगे, हाँ या ना? अब ये जो 2H हैं वो किसके साथ लगेंगे? C2H2 के साथ। ये बात समझ में आई? ये रिएक्शन समझ में आया कैसे किया? देख लो। यस सर। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप 3 टाइम्स करोगे। जितने कैल्शियम उसको बैलेंस किया, मतलब यहाँ पर 6 OH खर्च हो रहे, तो यहाँ पे 6H भी तो बचे होंगे। ये 6H किसके साथ जाएंगे? 2 फास्फोरस के साथ, और ये होगा 2PH3। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। इसी तरीके से आप देखो, Ca3P2 प्लस HCl करेंगे तो क्या होगा? सेम चीज है जी। आपके पास CaCl2 तो बनेगा ही बनेगा 3 टाइम्स। 6HCl बचे हैं, 6H, ये इसके साथ जुड़ के 2Q2PH3 बनाएंगे। कोई डाउट? वापस से आपके पास ये क्या है? P4 वाली रिएक्शन को जब आप लोगे, H3, क्या था, कौन सी रिएक्शन की था? P4 प्लस NaOH का रिएक्शन अगर आप लोगे तो ये आएगा आपके पास PH3 प्लस NaH2PO2। ठीक है, प्लस H2, ऐसे करके रिएक्शन हो रहा है आपके पास। फॉस्फीन के साथ साथ कई बार यहाँ पर इम्प्योरिटी P4 एंड P2H6 की या P2H4 की आ जाती है। जो फॉस्फीन होता है, फॉस्फीन खुद से नॉन फ्लेमेबल होता है। नॉन फ्लेमेबल का मतलब समझ में आ रहा है? कि इसमें आग नहीं लगती। ठीक है, PH3 के लिए अगर आप बात करोगे तो इसमें बिल्कुल आग नहीं लगती। आपके पास इस इम्प्योरिटीज की वजह से इसमें आग लग जाती है कई बार। ये दोनों जो इम्प्योरिटी होती है ये काफी जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा प्योर PH3 इज इन नॉन फ्लेमेबल। प्योर PH3 इज नॉन फ्लेमेबल, बट P4 और P2H4 की प्रेजेंस में ही कई बार आग पकड़ लेता है। तो हम क्या करते हैं, हमें इसको सेपरेट आउट करना जरूरी है। तो हम PH3 को HI के साथ कई बार रिएक्ट कराते हैं, और HI के साथ कराओगे तो ये बन जाएगा PH4I, ऐसे करके। तो PH4I इसमें सेपरेट हुआ, या KI करके आप ले सकते हो। एंड इस PH4I को आप फिर आगे रिएक्शन कराओगे इसमें KOH के साथ, तो ये तोड़ देता है। कैसे? चलो ये वाली छोड़ो अभी बात, यहाँ तक आप पहले देख लो फिर हम आगे चले। ये बताओ, क्या ये तक ये वाली रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक ये जो रिएक्शन है, PH3 नॉन फ्लेमेबल होता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उसकी वजह से आग लग जाती है। देख लो जी, यहाँ तक रीड करके देखो। फॉस्फीन इज प्रिपेयर्ड बाय दिस लेबोरेटरी कंडीशन, NO2 के साथ। ठीक है, व्हेन प्योर इट इज नॉन फ्लेमेबल बट बिकम्स फ्लेमेबल टू द प्रेजेंस ऑफ P2H4 and P4 vapors. To purify it from impurities, it is absorbed to the HI to form PH4I. यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं यार? यही चीज पढ़ा रहा था मैं आपको। ये एक बार रीड करके देख लो, कोई डाउट हो फिर मैं ये वाली रिएक्शन बताऊं, फिर आगे चले। अब भाई समझ में आया सबको? यस यहाँ सर। तक आ जाओ जी, देखना।
तो अब इसे प्यूरिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इस प्यूरिफाई करने के लिए आपने PH3, बच्चे PH3 इज एक्टिंग लाइक अ बेस, क्यों, लोन पेयर है, HI इज एक्टिंग लाइक अ एसिड, ये आपका बेस बनाता है PH4I, देखा, ये बेस, ये एसिड, एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना लिया PH4I। अब इस PH4I के साथ आपने क्या किया, आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया, याद आया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के बेस, वीक बेस को तोड़ देता है, सॉल्ट को, तो अगर ये तोड़ देगा तो ये आएगा KI प्लस H2O प्लस PH3, और PH3 वापस से रिलीज हो जाता है। तो आप कुछ ऐसे समझो, आपके पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गंदा वाला PH3 है, इसमें HI डाला, जब HI डाला तो HI जाके ना PH3 जो है उसको पकड़ के अपने साथ लेके आया। अब ये वाला जो है PH3I जो PH4I हो गया है, इसको जैसे ही आप KNOH के साथ डालोगे तो जो PH3 इसके अंदर ट्रैप्ड है वो रिलीज आउट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, ये रिएक्शन क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है, सर। ये वाला रिएक्शन कुछ उस तरीके से याद है, मॉन्ड्स प्रोसेस और वैन आर्कल प्रोसेस, उसमें निकल के साथ भी होता था ना, निकल का हम पहले क्या करते थे, सबलाइम करते थे तो इम्प्योरिटी नीचे रह जाती थी, फिर निकल के इस कॉम्प्लेक्स को ब्रेक करके हम प्योर निकल बना लेते थे, याद आया? यस सर। ठीक है, आ जाओ जी, बस थोड़ा सा और ये वाली चीज, बस ये वाला पेज खत्म कर दूं, फिर आप इसके बाद रिवाइज ही करना, बहुत ही थोड़ा सा बचा है, हमारा ग्रुप 15 ग्रुप 16 नेक्स्ट क्लास में चालू हो जाएगा। चलो जी, ये आपके पास ये वाली रिएक्शन दे रहा है, इट इज अ कलरलेस, इसको आप आराम से रीड करना, ठीक है। एक ये वाली रिएक्शन समझना जरूरी है, समझना क्या जरूरी है, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी। फास्फोरस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एसिड को रीजनरेट कर रहा है, ये एसिड को रीजनरेट कर रहा है यहाँ पर, ये जो रिएक्शन है इसमें, ठीक है बच्चे, ये मैं पहली रिएक्शन और आखिरी रिएक्शन बोल रहा हूँ जो आपको शायद से थोड़ी याद करनी पड़ जाए, ठीक है। ये काफी स्पेसिफिक सी रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है इसमें, लेकिन इसका हाइड्रोजन, फास्फोरस अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, वो वाली रिएक्शन है, ठीक है। फॉस्फीन आपके पास ये रिएक्शन समझ में आ रही होगी, वीकली बेसिक है, वीकली बेसिक है, ये वीकली, ये एसिड है, ये बेस है, तो PH4Br आया, ये तो समझ में आ गया। ये वाली रिएक्शन के अलावा कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ये वाली रिएक्शन एक बार आप करके देखना, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक आज हम करेंगे, आपने नेक्स्ट क्लास में, पहले मैं कोशिश करूंगा इसका टेस्ट पेपर या कुछ ऐसे बना के भेजूं, पहले आप टेस्ट करोगे उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक बहुत अच्छे से रिवीजन चाहिए, आप बस इतना मेरी बात मान के, जितने भी दिन तक आपका टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, आप बस डेली इसको रिवाइज करना, यहाँ तक रीड करना बस, और कुछ मत करना, कुछ भी नहीं करना, और आप